Hello and welcome to this special session. A warm welcome from Krishna Coaching. I am Sachin Goyal, Director Krishna Coaching, और आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ सिटीजनशिप का एक अहम टॉपिक। और टॉपिक की हेडिंग है क्या? टॉपिक की हेडिंग है सिंगल सिटीजनशिप, यानी एक नागरिकता, एक ही नागरिकता पूरे भारत के हर सिटीजन के पास होगी, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो मद्रासी है, चाहे वो बंगाली है या वो मराठी है, कोई भी हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी स्टेट का हो, सिटीजनशिप सबकी सेम रहेगी। क्या ऑल ओवर वर्ल्ड यही सिस्टम चला आ रहा है? क्या सभी कंट्रीज सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं। जो कंट्रीज ट्रूली फेडरल है, जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां हर नागरिक को दो नागरिकताएं मिलती हैं। ये कौन सी दो नागरिकता हैं? एक तो देश की नागरिकता और एक स्टेट की नागरिकता। इसका नुकसान क्या है? देखिए, यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिसमें 50 स्टेट्स हैं और 50 की 50 स्टेट्स, यानी हर स्टेट का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी है। All states have their distinct and separate constitutions. Okay, then not only this, everybody is given two citizenship, one state citizenship and the second one is center citizenship, country की citizenship। और एक तो country की citizenship और दूसरा state की citizenship। क्लियर? क्या हमारे भारत में कोई कह सकता है आई एम अ सिटीजन ऑफ पंजाब, आई एम अ सिटीजन ऑफ हरियाणा, आई एम अ सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप है। इसका आइडिया कहाँ से आया? किस कंट्री से हमने ये आइडिया लिया? इसका आइडिया आया यूके, यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटेन में भी सबको सिंगल सिटीजनशिप मिलती है, सेम सिटीजनशिप टू ऑल। क्लियर? और आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए, इसके कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जिसमें मैं अब आपको ये भी बताऊंगा क्या फायदे और क्या नुकसान है। क्लियर? आई एम गोइंग टू शो यू माय स्क्रीन। ये मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने है एंड आई एम नाउ गोइंग टू शो यू सम इंपॉर्टेंट नोट्स। ओके, ये देखिए, ये नोट्स भी आपके सामने आ गए हैं। ओके, यहां मैं अपनी स्क्रीन को ऐसे कर दूंगा। फाइन, I hope I am visible. I'm visible. Okay. ये लीजिए, I keep myself here. स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं so that it is properly visible to all of you. Clear? Quite clear. चलो जी, और आगे चलते हैं। सिंगल सिटीजनशिप चीज क्या है, पहले तो इसको समझिए। यानी एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, ये तो आप जानते हैं, आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ। लेकिन इसी को और ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इस हद तक ब्रॉडली देखा जाए कि किसी भी स्टेट का कोई रहने वाला हो वो देश के लिए बराबर होगा। वंशिका लिख भेज दिया, ठीक है जी। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत हद तक फेडरल है, ठीक है। ओके, और हम एक ड्यूअल पॉलिटी के साथ चलते हैं, सेंटर की गवर्नमेंट के रूल्स और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स। मगर फिर भी हमारे यहाँ नागरिकता कौन सी है? सिंगल, यानी कि कौन सी सिटीजनशिप? इंडियन सिटीजनशिप। हर किसी की जो ओथ ऑफ एलिजियंस है, एवरीबडी ओज एलिजियंस ओनली टू द यूनियन, नॉट टू द स्टेट। क्यों? स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल। कभी किसी स्टेट का नाम भी बदला जा सकता है, एक बार ट्राई करो। स्टेट का नाम भी बदला जा सकता है, एरिया भी, बाउंड्री भी, एक स्टेट को तोड़ के दो स्टेट्स बनाई जा सकती है। हमारे यहाँ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन या स्टेट सिटीजनशिप जैसा कुछ है ही नहीं, जबकि यूएसए में डबल सिटीजनशिप चलती है, स्विट्जरलैंड में भी डबल सिटीजनशिप चलती है। ओके, हर किसी को जो नागरिकता मिलेगी वो पर्टिकुलर स्टेट की भी मिलेगी और साथ में यूएसए की भी मिलेगी वहां। ओके, और
हर किसी की जो एलिजियंस होगी वो दोनों को होगी, टू बोथ, ओके। और ड्यूअल सेट ऑफ राइट्स मिलते हैं, कुछ सेंटर देता है, कुछ तो उन्हें सेट ऑफ राइट्स कॉन्फर करेगा नेशनल गवर्नमेंट और कुछ करेगा स्टेट गवर्नमेंट, ओके। और इससे प्रॉब्लम क्या पैदा हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन की। कई बार जहां पर डिफरेंशियल डेवलपमेंट हो रही है, किसी स्टेट में डेवलपमेंट ज्यादा है, किसी में कम है, तो इस तरह के आरोप वहां के नागरिक लगाते हैं कि सेंटर ज्यादा फंड उस वाली स्टेट को देता है, यानी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है किसमें, सिटीजन्स में, ओके। स्टेट में डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ इट्स सिटीजन्स, और एक पर्टिकुलर स्टेट नौकरियां देते हुए अपनी स्टेट के लोगों को प्रेफरेंस देती है और स्टेट के लोगों को प्रेफरेंस नहीं देती, ठीक है। अब राइट टू वोट में, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज में, राइट टू प्रैक्टिस द प्रोफेशंस में, इस तरह में कई ऐसी चीजों में प्रेफरेंस और डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम सामने आती है। इसी को अवॉइड करने के लिए बहुत देशों ने अडॉप्ट किया है सिंगल सिटीजनशिप, जैसे कि इंडिया में भी है, ओके। और आगे चलते हैं। हमारे भारत देश में सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, ठीक है, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ है, चाहे वो कहीं पर भी रहता है, उसके सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स सेम है पूरी कंट्री में, कहीं भी वो चला जाए, क्लियर। किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी इसका मतलब, ओके। और लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, इवन कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ एक्सेप्शंस दे रखी है। ये क्या एक्सेप्शंस हैं, समझिए। सबसे पहले, रेजिडेंस may be a ground of discrimination in matters of public employment। ऐसा कहाँ दे रखा है, ऐसा दे रखा है आर्टिकल 16। यस, residence within a state or UT can be a condition for certain employments, okay। तो वंश कैसे बात होगी, करते रहो, क्लियर, ओके। जैसे कि हमारे इंडिया में जब पंजाब सिविल सर्विसेज का फॉर्म निकलता है, तो जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लोग ले सकते हैं, वो कौन ले सकते हैं, सिर्फ वही ले सकते हैं जो कि उसी कैटेगरी में भी है, प्लस उनका जो रेजिडेंस है वो भी पंजाब स्टेट में है। अब देखिए, जो लोग चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स हैं, हालांकि चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, एड्रेस और लोकेशन भेजो, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, बट इवन देन चंडीगढ़ हालांकि कैपिटल है पंजाब की, मगर फिर भी चंडीगढ़ में रहने वाले लोग जो हैं, अगर वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी से है, फॉर एग्जांपल शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट, पर अगर वो चंडीगढ़ का रहना है, तब भी पंजाब की सरकारी नौकरियों में उसको जनरल माना जाएगा, उसको रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? सिर्फ उन्हीं लोगों को रिजर्वेशन बेनिफिट पंजाब सरकार दे रही है जो पंजाब के रेजिडेंट्स हैं। ऐसा ही हरियाणा कर रही है, ऐसी गुजरात कर रही है, सभी स्टेट्स ऐसा कर रही है। कहाँ लिखा है ये सब? आर्टिकल 16, ओके। और आगे चलते हैं, ये सब कुछ कहाँ लिखा है? रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस, ठीक है, ये सब लॉ में लिखा है, ओके, इस पर्टिकुलर लॉ में। और and thereby authorized government of India to prescribe residential qualification। इस लॉ ने सरकारों को ऑथराइज कर दिया कि रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन को वो एक एलिजिबिलिटी कंडीशन बना सकते हैं जब वो नौकरियों की भर्ती करेंगे। ये कहाँ की बात हो रही है? आंध्र प्रदेश की, क्लियर। आंध्र प्रदेश में ऐसा है, हिमाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है, त्रिपुरा में है, हर जगह इस तरह के रूल्स हैं, क्लियर। और आगे चलते हैं, ये एक्ट 1974 में खत्म हो गया था इन स्टेट्स में। देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर एनी स्टेट एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ज्यादा स्टेट में खत्म हो गया, पर इनमें अभी भी चल रहा है, ओके, कि सरकारी नौकरियां नॉन गैजेटेड सिर्फ वहीं के लोगों के लिए हैं, ओके। नेक्स्ट, अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ
religion, race, caste, sex or place of birth. Okay, place of birth and not on the ground of residence. यानी ये सारे ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, पर इस पर हो सकती है। आर्टिकल 15 में जहां इतने ग्राउंड्स बता रखे हैं कि इन ग्राउंड्स पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है, अलग से उन्होंने कहीं पर नहीं कुछ बता रखा और रेजिडेंस के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। ओके, स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट्स और गिव प्रेफरेंस to its residents in matters that do not come within the purview of the rights given by the Constitution to the Indian citizens. Okay, state चाहे तो फीस में कंसेशन दे सकती है, किनको? अपने स्टेट के रेजिडेंट्स को। इस चीज में एजुकेशन की कॉलेजेस में अपनी ही स्टेट के रेजिडेंट्स उन बच्चों को कम फीस की जा सकती है। और आगे चलते हैं। पूरे भारत में 19(1)D के अंतर्गत आपको आजादी है, आप कहीं भी आए कहीं भी जाए, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन फिर भी शेड्यूल्ड ट्राइबल्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटसाइडर्स को आने से रोक दिया जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया के अंदर एंटर नहीं कर सकते, वहां रह नहीं सकते, वहां बस नहीं सकते। कहां नहीं बस सकते? ट्राइबल एरियाज में। ये एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है ताकि वो लोग अपनी कल्चर को बचा सके, प्रिजर्व कर सके, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सके, अपने कस्टम्स, अपनी मैनर्स को शेड्यूल्ड ट्राइबल्स खुद प्रोटेक्ट इस प्रकार से कर सके, सेफ गार्ड कर सके अपने ट्रेडिशनल वोकेशन को, अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है, और वो एक्सप्लॉइट ना हो। यानी कोई कहीं पर भी जाए, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया में जाने से पहले रोक है। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बहुत से ऐसे द्वीप समूह हैं जहां खुद इंडियंस भी नहीं जा सकते। ओके, और आगे चलते हैं। 2019 तक तो, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी एक अलग ही दर्जा दिया गया था धारा 370 के अंतर्गत, तो आर्टिकल 370 की वजह से, ओके, 370 की वजह से जो पुराना जम्मू कश्मीर था वहां के लोगों को भी रेजिडेंस के आधार पर स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल राइट्स कॉन्फर किए हुए थे। हाँ, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। कैसा? जो वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स थे केवल वही वहां पर नौकरी पा सकते थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, ठीक है, सेटल हो सकते थे और उनको मिल सकती थी स्कॉलरशिप्स, ठीक है, एड्स। ओके, बाकी को नहीं मिलेगी। मगर ये सब कुछ किसके द्वारा हो रहा था? ये आर्टिकल 35A एक ऐसा फंडामेंटल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा तब के तत्कालीन गवर्नमेंट ने बना किया था। क्लियर? ओके, ये आर्टिकल जो दिस आर्टिकल वाज इंसर्टेड बाय, ये देखो, ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, ठीक है। किसने इशू किया? प्रेसिडेंट ने किया। किस आर्टिकल के अंतर्गत किया? 370 के अंतर्गत किया। क्यों? इसने दे दिया एक स्पेशल स्टेटस। किनको दे दिया? जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स को। 2019 तक यही चलता रहा कि 2019 तक ये चलता रहा, जम्मू कश्मीर में इमूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ वही के लोग खरीद सकते हैं। एक स्पेशल स्टेटस एंजॉय किया जम्मू कश्मीर में। ओके, और फिर आया ये द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, जिसने एबॉलिश कर दी स्पेशल पोजीशन। ओके, और दिस ऑर्डर सुपरसीडेड द अर्लियर 1954। जो पुराना 1954 का ऑर्डर था वो खत्म हो गया, अब नया ऑर्डर 2019 वाला आ गया। और इसमें क्या आ गया? एवरीबॉडी इज इक्वल। क्लियर? और कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन की तर्ज पर, ठीक है, हमने भारत में हैज इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एंड प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म राइट्स। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि यूके से हमें आइडिया आया सिंगल सिटीजनशिप का, लेकिन बुक्स डिफर करती हैं इसमें।
ओके, यूके से बेटर आंसर। ओके, इससे क्या होगा? इससे ऑटोमेटिकली लोगों में पैदा होगी भाईचारे की भावना, यूनिटी की भावना और नेशनल इंटेग्रेशन की भावना। ओके, देन भारत में बहुत बार जाति पाति और धर्म के नाम पर दंगे हुए हैं, अमीर गरीब की लड़ाइयां, जाति पर लड़ाइयां, भाषा पर लड़ाइयां, ठीक है, एथनिक डिस्प्यूट्स। ओके, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फाउंडिंग फादर्स हैं, खास करके वो जो कि असेंबली के या खास करके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। ओके, वो चाहते थे टू बिल्ड अ यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन। ये अभी तक पूरी तरह रियलाइज नहीं हो पाया है, लेकिन कोशिशें भरपूर जारी है। क्लियर? अब मैं अगला सेशन जो स्टार्ट करूंगा वो होगा ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीज क्या है, फिर मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ध्यान दें क्या होता है ये, ठीक है। लेट्स वाटर। तो हमारे भारत देश का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और जो सबसे वीक पॉइंट है वो सेम है। सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं। हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वही हमारा सबसे वीक पॉइंट है, और वो है हमारी गिनती, हमारी पॉपुलेशन। इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन साइज है। ओके, तो ये नेगेटिव कैसे है और पॉजिटिव कैसे है? नेगेटिव कैसे है? इतना बड़ा पॉपुलेशन साइज होने की वजह से जितने मर्जी फंड्स हो, जितनी मर्जी अच्छी स्कीम हो, भारत में गरीब तक, जो सबसे कमजोर दर्जा है, वर्ग है, वहां तक तो फायदे पहुंच ही नहीं पाते हैं। उससे पहले ही फंड्स खत्म हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल। मगर पॉपुलेशन के फायदे भी हैं, हम सबसे बड़ी मार्केट भी तो हैं। प्रोडक्शन में सबसे आगे आज की डेट में चाइना है, हम पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे हैं, यानी कंज्यूम करने में हम दुनिया में सेकंड नंबर पे पक्का है, और शायद हम फर्स्ट नंबर पे ही क्यों ना हो। इस कारण से जिसको भी अपना माल बेचना है उसको किस तरफ देखना होगा? इंडिया की तरफ देखना होगा। हम एक बहुत बड़ी मार्केट है। भारत भाग्य विधाता बन सकता है किसी का, हर देश का। इसी कारण से अब हम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और अगर हम इसमें पूरी तरह से सफल होते हैं, शायद हमारी इकोनॉमी दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। सो हुआ क्या था? अपने इस वाले स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखते हुए, हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए, हमने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी यहीं से करने की कोशिश की। और वो जो बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमें चाहिए था यहाँ पर कि लोगों को मिले क्या? नौकरियां, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए मोर इंडस्ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज भारत में होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज, क्लियर? और इंडस्ट्रीज कहां से आएंगी? अब उसके लिए चाहिए था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ताकि फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करें। पर फॉरेन कंट्रीज जिनको इतना बड़ा एक साइज मिल रहा है, वो इंडिया में ही क्यों इन्वेस्ट करे? क्या फायदा है उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने का? तो हमने क्या किया, सन 2000 में एक एक्सपर्ट कमिटी का गठन हुआ, और इस कमिटी का नाम क्या है? ठीक है, सितंबर 2000 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने LM सिंघवी कमिटी बनाई, जो एक हाई लेवल कमिटी थी। किस पर? इंडियन डायस्पोरा। अब ये क्या होता है? ये इंडियन डायस्पोरा क्या है? वो भारतीय मूल के लोग जो भारत से बाहर चले गए और जाकर जिन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की, नाम बनाया, पैसा बनाया, कामयाब इंसान बने।
क्लियर। तो हमने उनकी लिस्ट बनानी शुरू की, वो कौन से मेन देश हैं जहां सबसे ज्यादा इंडियन डायस्पोरा के मेंबर्स हैं। डायस्पोरा यानी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन who settled abroad and became successful in their fields, especially business, clear। तो हमने उन लोगों को कहा, तुम्हें तुम्हारी मातृभूमि बुला रही है, तुम्हें तुम्हारी मातृभूमि बुला रही है, तुम्हारी मातृभूमि भारत है। आज चाहे तुम अमेरिका में बैठे हो, कनाडा में बैठे हो, इंग्लैंड में, फ्रांस में या दुबई में बैठे हो, पर तुम्हारी मातृभूमि तुम्हें आवाज दे रही है, आओ। महात्मा गांधी जैसे साउथ अफ्रीका से हमेशा के लिए अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए भारत वापस आ गए थे, तुम्हें भी वैसे ही करना होगा। यहाँ के अपने भारतीय भाइयों को जॉब्स चाहिए, इसलिए यहां लगाओ इंडस्ट्री, भारत सरकार तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फायदे पहुंचाएगी। अगर आप यहां, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारी मातृभूमि को तुम्हारी पूंजी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा निवेश चाहिए। आप अपनी पूंजी को यहाँ इन्वेस्ट करो, कहीं और पर भी इन्वेस्ट करें तो उतना फायदा नहीं होगा जितना तुम्हें भारत में होगा। ये भारत सरकार तुम्हें इंश्योर कराएगी, क्योंकि तुम्हारा एक तो मेन पैसा कमाना है, मगर याद करो तुम्हारी मातृभूमि कौन है, तुम्हारा फर्ज बनता है उसकी भी सेवा करना। इसके लिए हमने डिसाइड किया, हम हर साल सेलिब्रेट करेंगे क्या, भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है जी। प्रवासी भारतीय कौन है, जो बाहर जाकर बस गए, और ये कब मनाते हैं? ठीक है, 7, 8, 9 जनवरी। ठीक है, को ये सेलिब्रेशन होते हैं 9 जैन। क्यों? क्योंकि 1915 में इसी दिन हमेशा के लिए महात्मा गांधी इंडिया आ गए थे, तभी उसी याद में हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। क्लियर। और एलएम सिंघवी कमेटी ने कहा कि हमें इंडियन डायस्पोरा को बुलाना होगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने के बाद उन्होंने ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा पर एक रिपोर्ट दी, और उन्हें रिकमेंड किए वो तरीके जिसके द्वारा हम उनके साथ रिलेशनशिप को रिवाइव कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट सबमिट की जनवरी 2002 में, और ये रिकमेंड किया कि हमें सिटीजनशिप एक्ट 1995 को इस तरह से अमेंड कर देना चाहिए टू प्रोवाइड ड्यूअल सिटीजनशिप टू पीआईओ। भारतीय मूल के लोगों को अलाउ करो, वो जिस देश के इस समय नागरिक है वहां के नागरिक बने रहे, और साथ में भारतीय नागरिकता भी पाले। ठीक है। किन देशों के? वहां जहां सबसे ज्यादा इंडियन डायस्पोरा के मेंबर्स थे, स्पेसिफाइड कंट्रीज। ये 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज थी। ओके। और फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया गया 2003 में, और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय पीआईओज 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज के लिए अलाउ कर दिया गया। ये कौन सी 16 देश? अदर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है। और सभी प्रोविजंस को ओमिट कर दिया गया। कौन से प्रोविजंस? कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप के सभी प्रोविजंस को खत्म किया गया। ओके। और दूसरा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 ने 16 की बजाय कह दिया ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। क्लियर। क्योंकि अगर हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के पीआईओस को भी देना शुरू कर दिया भारत की नागरिकता, तो पता चले वो तो सारी भारतीय ज्यादातर। क्लियर। इसलिए उनको अलाउ नहीं किया, और बाकी सब कंट्रीज के पीआईओस को हमने देना ऑफर किया ड्यूअल सिटीजनशिप। ठीक है जी। और आगे चलते हैं। तो ओसीआई इज नॉट एक्चुअली अ ड्यूअल सिटीजनशिप। ये पूरी तरह ड्यूअल सिटीजनशिप है नहीं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल राइट सारे नहीं मिलते हैं। ओके। फिर और आगे चलते हैं। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, इसने मॉडिफाई कर दिया सभी लॉज को विद रिस्पेक्ट टू ओसीआई, और एक ही स्कीम बना दी, और उसका नाम था ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्कीम। ओसीआई कार्ड बनवाओ, और 2 स्कीम्स इसमें मर्ज कर दी,
पीआईओ कार्ड स्कीम और ओसीआई कार्ड स्कीम। पहले पीआईओ चलती थी, उसके बाद ओसीआई आई थी। पीआईओ स्कीम, पीआईओ कार्ड स्कीम जो थी वो कब आई थी? 19 अगस्त 2002 में। ओके, और 2005 में आई थी ओसीआई स्कीम। दोनों स्कीम्स पैरेलल चल रही थी, मगर इससे क्या हो रहा था? कंफ्यूजन हो रही थी, अननेसेसरी कंफ्यूजन हो रही थी। इसको दूर करने के लिए हमने क्या किया? ठीक है, कहा एक ही चीज चलेगी, मर्ज कर दिया पीआईओ स्कीम को किसमें? ओसीआई। ओके, और अब एक ही स्कीम चलती है। ठीक है, पीआईओ स्कीम को रिसाइंड यानी खत्म कर दिया गया। ओके, और जो पीआईओ कार्ड होल्डर्स थे उनको दे दिया ओसीआई कार्ड। ओके, और ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो बोलना स्टार्ट कर दिया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ओके, क्योंकि ये सिटीजनशिप है ही नहीं, बस उसका कार्ड है। ओके, और इसके प्रोविजंस क्या है? मेन तो तीन ही बातें हैं, वो पहले समझा देता हूं। पहले कि बिना वीजा के इंडिया आ जा सकते हैं। क्या फायदा है पीआईओ का या ओसीआई का? सबसे मेन फायदा ये है कि आप विदाउट वीजा, बिना वीजा के इंडिया में आ भी सकते हो, जा सकते हो। यह है पहला फायदा। दूसरा फायदा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो ओसीआई कार्ड होल्डर के बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगी एडमिशन के समय पर। थोड़ी फीस जरूर ज्यादा लेंगे, कहते हैं एनआरआई कोटा, वो यही कोटा है। क्लियर? तीसरा फायदा क्या है कि जो प्रॉपर्टी होगी ओसीआई कार्ड होल्डर्स की, उनको बराबर नहीं बल्कि बराबर से ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाएगा। इंडियन सिटीजन की प्रॉपर्टी को उतने अच्छे से सेफगार्ड नहीं किया जाएगा जितने अच्छे से सेफगार्ड किया जाएगा ओसीआई की प्रॉपर्टी में। ओके, किसको हम ओसीआई कार्ड होल्डर बना सकते हैं? वो इंसान जो मेजर है, कैपेबल है, दिमाग वगैरह सब सही है, और साथ ही साथ वो सिटीजन है किसी और कंट्री का। ठीक है, लेकिन पहले था वो सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर? और आगे चलते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट, या तो इंडिया सिटीजन है या फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब वो इंडिया का सिटीजन था। ठीक है जी। और जो कि अब तो चाहे किसी और कंट्री का सिटीजन है, लेकिन ही वाज एलिजिबल टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो चाहता तो भारत की नागरिकता भी ले सकता था जब भारत का संविधान लागू हुआ। अगला, अब चाहे वो किसी और कंट्री का सिटीजन है, लेकिन वो जुड़ा हुआ है, बिलोंग करता है भारतीय टेरिटरी के किसी एरिया से। कब बिलोंग करता था? 15 अगस्त के बाद। ठीक है, आगे, जो चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, ठीक है, who is a child or a grandchild, great grandchild of such a person, or a person who is a minor child of a person, ठीक है, इनमें से किसी का माइनर चाइल्ड, या फिर जो माइनर चाइल्ड है और जिसके दोनों पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और वन ऑफ द पेरेंट्स इज सिटीजन, एक भी पेरेंट इंडिया सिटीजन है और बच्चा माइनर है तो भी वो ओसीआई कार्ड होल्डर बन सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, फॉरेन ओरिजिन स्पाउस या स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन, ठीक है, whose marriage has been registered and subsisted for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the application. Clear? Or no person who, or either of his parents or grandparents or great grandparents is or had been a citizen of Pakistan, Bangladesh or such other country as may specify shall be eligible for registration. वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं एम्बेसी में जाकर, इंडियन एम्बेसी में जाके, कि वो बनना चाहते हैं ओसीआई। क्लियर? और आगे चलते हैं। नेक्स्ट,
सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी किस डेट से काम होगा, ओके, कि किस डेट से ओसीआई कार्ड होल्डर बन जाएंगे, ओसीआई कार्ड होल्डर ओसीआई बन जाएंगे, ओसीआई कार्ड होल्डर। क्लियर? और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, notwithstanding anything contained in point 1, the center may exist। रजिस्टर में एंट्री करके रजिस्टर कर सकते हैं एक इंसान को एज ओसीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। ओके, नेक्स्ट, क्या क्या अधिकार मिलते हैं ओसीआई को? पहला, वो सभी अधिकार, ऑल सच राइट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करते हैं। सेकंड, नॉट एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग राइट्स, ये चीजें उसको नहीं मिलेंगी, जैसे कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16, देन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना या जज बनना सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का। ओके, उसकी वोट, he shall not be entitled for registration as a voter, वोटर कार्ड भी नहीं बनेगा। ओके, he shall not be responsible for being a member of the house of the people, और वो ना लोकसभा मेंबर हो सकता है ना राज्यसभा का मेंबर हो सकता है। ओके, हम याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं? ओसीआई की। जिसके पास ओसीआई कार्ड है वो क्या नहीं बन सकता? ठीक है, लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता, राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता। क्लियर? नेक्स्ट, नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए भी नहीं बन सकता, ना एमएलसी बन सकता, स्टेट लेवल का लेजिस्लेटिव। ओके, पब्लिक सर्विसेज में जॉब नहीं पा सकता, पब्लिक सर्विसेज वाली पोस्ट पे नहीं जा सकता। ओके, कैसे जाएगा? अगर जाएगा तो एक्सेप्ट फॉर अपॉइंटमेंट सच सर्विसेज एंड पोस्ट एज द सेंट्रल, अगर उसको ऐसी कोई नौकरी मिलेगी तो सरकारी पेपर कंडक्ट करके ही मिलेगी। ओके, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अपनी ओवरसीज सिटीजनशिप छोड़ भी सकता है। कैसे? डिक्लेयर करके इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। ओके, नेक्स्ट, ऐसा बंदा जो है he should be registered by central government। ओके, और फिर उसके बाद वो बंदा ओवरसीज सिटीजन नहीं रह जाएगा, सिर्फ सिटीजन रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब अगर एक इंसान अब ओवरसीज सिटीजन नहीं है, पहले था, तो क्या होगा? जो उसका स्पाउस है, पत्नी या जो भी है, अगर स्पाउस को ओसीआई मिल गई है पर दूसरा स्पाउस की सिटीजनशिप इंडिया ही खत्म हो गई, तो क्या होगा? अब जिस स्पाउस को ओसीआई मिली हुई है, ओके, और उसका जो माइनर चाइल्ड वो भी अगर ओवरसीज सिटीजन की तरह से रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो इन दोनों की ओवरसीज सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, अब अगला पॉइंट है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का पॉइंट। अगर किसने ओसीआई प्राप्त की है फ्रॉड से, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से या कंसीलमेंट से, तो उसे वापस ले लेंगे। अगर उसने भारत के संविधान में आस्था नहीं रखी, उसका अपमान करने वाली कोई बात नहीं, तभी नागरिकता ओसीआई वापस ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी जंग में जिसमें भारत भी एक मेंबर था, उसने इलीगल तरीके से कुछ बातें की है, ट्रेड किया है या कम्युनिकेशन किया है या जोक्स किए हैं दुश्मन देश के साथ, तब उसकी ओसीआई खत्म, एनिमी कंट्री के साथ की बात करते हैं जंग के समय। ओके, फिर 5 साल के भीतर रजिस्ट्रेशन के बाद 5 साल के भीतर उसको सजा हो गई बड़ी, यानी कि 2 साल से ज्यादा या 2 साल। नेक्स्ट, so to do in the interest of sovereignty, ये सॉवरेंटी के लिए, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए, देशों में फेडरेशंस के लिए, ठीक है, ये जरूरी है। नेक्स्ट, एफ,
उसकी जो शादी होनी थी वो डिसॉल्व हो गई है। ओके, खत्म हो गई वो शादी। ओके, जो मैरिज है हैज नॉट बीन डिसॉल्व्ड, बट जब इतना टाइम वो मैरिज चल रही थी, सब्सिस्टेंस ऑफ सिस्टम, ठीक है, उसने ही हैज सॉलमनाइज्ड मैरिज विद एनी अदर पर्सन, पक्का किसी और के साथ किया हुआ था, शादी किसी और के साथ करनी। क्लियर? ये था ओसीएल। फाइन, इसके साथ ही इस टॉपिक को हम क्लोज करते हैं और अगला टॉपिक देख लेते हैं कौन सा आ रहा है। ऑलमोस्ट ओवर है, ठीक है जी। यहाँ पर हम खत्म करते हैं नागरिकता के चैप्टर को। एक सेशन में और लगाऊंगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर, जो हम सेशन कल लगाएंगे। आज का सेशन यहाँ खत्म होता है और अब 7:30 PM we will start with the next session of English grammar. 7:30, 15 minutes break. Okay, bye bye. Any question? कोई स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हो? नो सर।